राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आयोजित आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्राविधिक शिक्षा के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, कुलपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रोफेसर जेपी पांडे जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, प्राविधिक शिक्षा के प्रमुख सचिव श्री एम देवराज जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव आईटी, महानिदेशक युवा कल्याण और एकेटीयू के हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के युवा साथियों, मंगल दल, युवक मंगल दल और अन्य विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्र ऋषि स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर बहुत सारे कार्यक्रम युवा कल्याण विभाग और हमारे अन्य विभागों ने एक साथ आयोजित किए हैं, जिनमें राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड का वितरण हुआ है, एकेटीयू के छात्रों को टैबलेट वितरण का कार्यक्रम का यहां पर शुभारंभ हुआ है, स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि का भी वितरण हुआ है और देश के अंदर एक नया पोर्टल प्रारंभ हुआ है माई भारत पोर्टल पर, इसका भी शुभारंभ हुआ है, जिसमें मंगल दल के युवाओं के द्वारा स्वच्छता अभियान में भागीदारी, स्वच्छता का अभियान हो या गांव के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने में इनकी भूमिका, ये सभी कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज जब हम स्वामी विवेकानंद की इस पावन जयंती के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं, सबसे पहले हम इस बात को देखें, चिंतन करें कि स्वामी विवेकानंद का कालखंड कौन सा था। 1863 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ और जुलाई 1902 तक उन्होंने इस धराधाम पर भौतिक रूप से उनकी उपस्थिति की, लेकिन अपने जीवन के इस कालखंड को वह कोटि कोटि युवाओं के लिए एक नए प्रेरणा के केंद्र बन गए। स्वामी विवेकानंद ने हमें संदेश क्या दिया? देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और देश की आजादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था और उन्होंने क्या कहा था? देश के उस समय के युवाओं का उन्होंने आह्वान किया था, देशवासियों का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था, देखिए, अगर भारत, देखिए, आजादी के 50 वर्ष पहले की घटना है जब स्वामी विवेकानंद देशवासियों का आह्वान कर रहे हैं
उन्होंने कहा कि अगर पूरा भारत एकजुट होकर के केवल और केवल अपने देश की आजादी के बारे में चिंतन प्रारंभ कर दे तो अगले 50 वर्ष के अंदर भारत को स्वतंत्र होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और याद करिए, ठीक 50 वर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं के सामने एक लक्ष्य रखा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए पंचप्रण की बात की। प्रत्येक युवक से उन्होंने इस बात का आह्वान किया, पंचप्रण। ये पंचप्रण क्या है? आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करना, जो स्थानीय है, लोकल है, लेकिन इसमें हमारे युवाओं की भूमिका हो सकती है। उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ करके हम उनके बेहतर भविष्य की दिशा में कार्य कर सकते हैं। हम उसे क्वालिटी के साथ जोड़ सकते हैं, हम उसे डिजाइनिंग के साथ जोड़ सकते हैं, हम उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने में योगदान दे सकते हैं। देखिए, प्रोडक्ट तो है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ क्वालिटी भी दिखनी चाहिए। मार्केट की डिमांड के अनुसार डिजाइन भी होनी चाहिए, मार्केट की डिमांड के अनुसार उसमें पैकेजिंग भी होनी चाहिए। ये सभी चीजें जब एक साथ जुड़ेंगी तो हमारा लोकल प्रोडक्ट भी दुनिया के बाजार में छाता हुआ दिखाई देगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, कई गुना उतनी ही समय में एक व्यक्ति कई गुना उत्पाद ला सकता है। और उत्पाद ला सकता है इसका मतलब अगर उतने ही समय में उतनी ही मटेरियल से कोई प्रोडक्ट तैयार होना है और पहले की तुलना में कई गुना उसकी संख्या बढ़ी है, तो स्वाभाविक रूप से दाम कम होंगे और मार्केट में कंपटीशन के योग्य वह बनेगा। इस दिशा में युवाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। और उदाहरण है, जब 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, उस समय हम कहीं भी जाते थे, हर सड़क पे गंदगी दिखाई देती थी, प्लास्टिक का कचरा होता था, जगह जगह अव्यवस्था फैलती थी, बीमारियां अलग से थी। हम लोगों ने प्लास्टिक को बैन किया, लेकिन प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट क्या होगा? मिट्टी के बर्तन। और मिट्टी के बर्तन इतने बड़े पैमाने पर कहां से आएंगे? क्योंकि जब उस समय हम लोग एक कुमार से कहते थे कि भाई एक मैनुअल चाक से कितने बर्तन बना पाओगे, वो कहता था 50 से 60। कॉस्ट कितनी पड़ेगी? तो प्लास्टिक का जो कप पड़ता था वो 6 पैसे का पड़ता था, और उनका जो कप पड़ता था वह पड़ता था लगभग 1 रुपए से ज्यादा। तो 10 होने का अंतर तो यही था। अब क्या किया जाए? कंपटीशन कैसे कराया जाए? तो कंपटीशन के लिए एक तरीका अपनाया गया कि अगर हम मैनुअल चाक की जगह इलेक्ट्रिक चाक या सोलर चाक दे दें तो इनकी संख्या बढ़ेगी। इसी मटेरियल में प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी और इनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरा, और सस्ता करने के लिए भी हमें प्रयास करने चाहिए। तो पहला हमने किया, तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक चाक में उतनी ही देर में, जिसमें 50 से 60 बर्तन बनते थे, उतने में ही 400 से लेकर 500 बर्तन बनने लग गए। लेकिन बढ़ा ना उसकी संख्या। अब इसको और भी सस्ता करना कैसे होगा? तो उससे भी सस्ता करने के लिए क्या प्रयास हुआ? प्रयास हुआ कि हमारे तालाब सब अप्रैल से लेकर के जून तक खाली रहते हैं।
हमें वहां लेबर लगानी पड़ती है, जल संरक्षण के लिए तालाबों को खाली कराना होता है। हमने कहा भी हम एक काम करते हैं कि कुमार लोगों को एक काम करते हैं, माटी कला बोर्ड बना करके उन्हें एक व्यवस्था दे देते हैं कि वे चाहें तो अप्रैल से जून तक हर तालाब की मिट्टी लेकर के वे ले जा सकते हैं, फ्री में ले जा सकते हैं। हम उनको फ्री में तालाब देते हैं, उनको फ्री में मिट्टी मिल गई, हमें फ्री में तालाब खाली मिल गए और हमने जल संरक्षण के लिए तालाब भी तैयार कर दिया। उनके लिए भी फ्री हो गया, सरकार के लिए भी फ्री हो गया और पब्लिक के लिए सस्ते में मिट्टी के बर्तन मिल गए। आज मिट्टी का बर्तन प्लास्टिक के समकक्ष उसी दाम में मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं जिसमें थर्माकोल या फिर प्लास्टिक के गिलास मिलते हैं। हमें सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा और ये चीजें अगर आप इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हमारे इंस्टीट्यूशन थोड़ा भी अपने आप को तैयार कर लेंगे, एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उसमें इसके माध्यम से हो सकता है। दूसरा कार्य जो दूसरा प्रधानमंत्री जी ने कहा, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना। हमारे मन में आज भी एक इस बात का भूत सवार रहता है, साहब हम तो बहुत दीनहीन हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब पहले ही हमने शुरुआती यहीं से की है, आगे बढ़ेंगे कैसे? कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे मन में होना चाहिए कि जो हमारा वो सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा है, इसको और भी अच्छा बनाएंगे। दुनिया हमसे सीखती है, हमारी सभ्यता और संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है। हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, लेकिन किसी से कम भी नहीं है। जब भाव हमारे मन में आएगा तो नहीं, हम गुलामी की मानसिकता में जी नहीं सकते, इसके अनुसार नहीं काम करेंगे, तो बहनों और भाइयों कोई कारण नहीं हम आगे न बढ़ जाए। गुलामी की मानसिकता से अपने आप को दूर कर देना, अपनी चीज को प्राथमिकता देना, अपनी विरासत को। तीसरा उन्होंने कहा, विरासत पर गौरव की अनुभूति करो। याद करिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारकों को सुंदरीकरण करिए, उसको ठीक करिए, वहां पुष्पांजलि करिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करिए। सेना, अर्धसेना, सुरक्षा बलों के जवानों के प्रति सम्मान का भाव पैदा करिए। आजादी के अमर सेनानियों को सम्मान करिए, उनके बारे में लिखिए, उन तथ्यों को निकालिए कि आजादी की लड़ाई में किसी गांव का, किसी कस्बे का, किसी शहर का क्या योगदान रहा है। इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ, देश के अंदर कार्य हुआ। मैंने आपको भी यहां पे जो प्रश्न उससे पूछे गए थे, उसमें से एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में 31.5 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आया। इस 31.5 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आने का मतलब क्या? उत्तर प्रदेश में आया, इसने यहां तमाम रोजगार का सृजन भी किया, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम चीजों को बढ़ाया, लेकिन उसके अनुरूप हमने अपने धर्मस्थलों को, टूरिस्ट के जो स्पॉट थे उनको हमने उसके अनुरूप तैयार भी किया। जैसे काशी में काशी विश्वनाथ धाम, याद करिए, काशी में काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन दिसंबर 21 में किया, 19 में कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन याद करिए, इससे पहले काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का मंदिर जहां पे 50 श्रद्धालु एक साथ खड़े होने में परेशानी होती थी, संकरी गलियां थी। और आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के विजन से आज वहां पर जो कार्य हुआ है, 50,000 श्रद्धालु एक साथ काशी विश्वनाथ धाम में एकत्र हो सकता है, आयोजन में भाग ले सकता है और सफलतापूर्वक दर्शन भी कर सकता है। जब किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं होगी तो उसका लाभ भी उसको प्राप्त होगा।
काशी विश्वनाथ धाम काशी में है, उत्तराखंड में बद्री और केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का जो कार्य चल रहा है, उज्जैन में महाकाल के महालोक का कार्य हुआ है, और 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु राम का आगमन, रामलला के भव्य मंदिर का बनना, एक नई अयोध्या का दर्शन होना, त्रेता युग की स्मृतियों को फिर से ताजा करना, ये चीजें क्या दिखाती है? आप सोचिए, अयोध्या के अंदर कोई कल्पना कर सकता है, अयोध्या के अंदर कोई कल्पना कर सकता है कि वहां 4 लेन और 6 लेन की सड़कें होंगी? अयोध्या के अंदर कोई कल्पना करता है, कोई कल्पना कर सकता था कि अयोध्या के अंदर रेलवे की डबल लाइन जाएगी? कोई ये कल्पना कर सकता है कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा? लेकिन आज ये सपना भी साकार हुआ है और अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में, एक नई अयोध्या के रूप में प्रस्तुत हुई। और आने वाले समय में 22 जनवरी का कार्यक्रम संपन्न होने दीजिए, मैं कह सकता हूं कि दुनिया के टूरिस्ट मैप में अयोध्या दुनिया का सबसे विकसित और सबसे भव्य टूरिस्ट स्पॉट है। वहां श्रद्धा के साथ साथ टूरिस्ट का एक बेहतरीन केंद्र बनेगा, एक नई अयोध्या का दर्शन दुनिया करेगी। अयोध्या की राज इस बात के लिए भी हम सबको आगाह करती है, एकजुट होकर के अगर हम सब एक स्वर से देश के हित में कार्य करते हैं तो कोई बाधा हमारे मार्ग में बाधा नहीं रह पाएगी, कोई बैरियर नहीं बन पाएगा। दुनिया की दबी कुचली सभ्यताओं के लिए भी एक नई राह है आगे बढ़ने के लिए। विरासत का सम्मान कैसे होना है, अयोध्या भी उसका एक प्रमाण है। चौथी जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही वह एकता और एकात्मता की बात कही। याद करना, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, ये पहचान का संकट किन कारणों से हुआ? क्योंकि ये जातिवाद के नाम पर परिवारवाद की राजनीति है। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा है। ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले वे लोग हैं जो जाति के नाम पे झुनझुना पकड़ा देते थे, लेकिन जब सत्ता में आते थे तो परिवार तक सीमित रह जाते थे, तब जाति का भी कल्याण नहीं कर पाते थे और अहित होता था उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं का। उत्तर प्रदेश देश के अंदर, अगर दुनिया के अंदर सबसे अधिक युवा भारत के अंदर है तो भारत में सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश में है। 56% उत्तर प्रदेश की आबादी ऐसी है जो कामकाजी है। इस 56% आबादी का अहित करके अगर कोई ये मानता है कि हम उत्तर प्रदेश को विकास कर पाएंगे, कभी संभव नहीं हो सकता है। हमें इस 56% आबादी को, कामकाजी वर्गों को कार्य देना होगा और इनके हितों को हर हाल में संरक्षण करना होगा। और यह तब संभव हो पाया जब जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और किसी भी अन्य बात से उठ करके हम लोगों ने केवल एक बात पे कहा, जिसपे स्वामी विवेकानंद का भी जोर था कि अब भारतवासियों के लिए एक ही धर्म है और एक ही मिशन है, वह नेशन फर्स्ट का है। नेशन फर्स्ट हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। देश मेरा पहले, हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। जब इस भाव के साथ हम काम करेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। और अंत में जो 5वां संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कहा था वह था हर भारतवासी के लिए
नागरिक कर्तव्य के रूप में, एक छात्र छात्र के रूप में, एक शिक्षक शिक्षक के रूप में, एक नौकरशाह के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक व्यापारी के रूप में, एक श्रमिक के रूप में, जीवन के जिस क्षेत्र में वो व्यक्ति काम कर रहा है उस क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। कोई दुनिया की ताकत भारत को 2047 में दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने से कोई रोक नहीं सकता। और स्वामी विवेकानंद का यही संदेश दे सकते हैं। उन्होंने जो बात कही है उस कालखंड में जब देश गुलाम था, दूर दूर तक, याद करिए 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर के 6 वर्ष के बाद स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। और उस समय कितनी यातनाएं झेली जा रही थी, नए नए कानून बन रहे थे, जिन कानूनों को आज भारत सरकार संशोधन कर रही है, उन्हें समाप्त कर रही है, संशोधन कर रही है। भारतवासियों पर कितने अत्याचार किए गए, भारत में वोट डालो और राज करो की नीति के तहत कैसे आपस में लड़ाया जा रहा था, इन सभी से मुक्त उस कालखंड में भी एक आशा की किरण लेकर के भारत के ऋषि किस ओज और तेज के साथ काम करते थे, स्वामी विवेकानंद उसके प्रतीक है। युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है और उस प्रेरणा के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है AKTU के हमारे छात्र आज यहां पे अपने स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स के माध्यम से एक नए प्रतिमान स्थापित करने को अग्रसर हो रहे हैं। बड़ी संभावनाएं हैं आपके पास। गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, कानपुर में HPTU है, प्रदेश के अंदर हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं, राज्य के हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं। अनंत संभावनाएं भरी पड़ी है हमारे सामने, पूरा संसार हमारे सामने है। हम उस दिशा में आगे बढ़े, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, सरकार के संसाधन आपके साथ खड़े होंगे। और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश आज हाथ फैला करके कार्य करने वाला प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश है। प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, युवाओं के सपनों को पंख लगाने के लिए और उन्हें नई उड़ान के लिए तैयार करने के लिए संसाधनों का अभाव नहीं है। संसाधन हमारे पास है तो हम हर मंगल दल और युवक मंगल दल को आज आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और हमारा प्रयास होना चाहिए, हर युवा का प्रयास होना चाहिए, और पहले देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, फिर परिवार के बारे में सोचें और अंत में अपने लिए सोचें। पहला अपना नहीं, पहले देश के बारे में। मेरे इस कार्य से मेरे देश पे क्या असर पड़ेगा, मेरे इस कार्य से मेरे समाज पे क्या असर पड़ेगा, मेरे इस कार्य से मेरे पारिवारिक छवि पे क्या असर पड़ेगा, और मेरे इस कार्य से अंत में मेरे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। अगर ये लक्ष्य लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो युवा साथियों, आने वाला समय आपका है और आप नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। नेतृत्व की क्षमता के बल पर आप उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला सकते हैं। इसमें AKTU के साथ साथ हमारे प्रदेश भर की युवा शक्ति तो है ही, साथ साथ यहाँ पर युवक मंगल दल और महिला मंगल दल से जुड़े हुए हमारे स्वयंसेवक भी बड़े पैमाने पे इन्होंने काम किया है। स्पोर्ट्स की जिन्हें उपलब्ध कराई गई है, हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान भी बनाया जा रहा है। लेकिन गांव में आज से जो कार्य माय भारत पोर्टल के माध्यम से इनको कार्य करना है, स्वच्छता का एक विशेष अभियान 14 जनवरी से हम प्रारंभ कर रहे हैं। सड़कों पर अक्सर प्लास्टिक हम हटा देते हैं या कोई कचरा होता है हम हटा देते हैं, लेकिन फिर उसको पार्क में फेंक देते हैं। देखिए गांव में पहले कैसी व्यवस्था थी, और मैं AKTU के छात्रों से भी कहूंगा, क्या हम सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का कोई एक मॉडल दूसरा देसी मॉडल दे सकते हैं?
आप एक इंस्टीट्यूशन में हैं, प्रदेश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, और मैं आज के आपके साथ साथ अन्य सभी विश्वविद्यालयों से भी कहूंगा, लोकल स्तर पर उस प्रकार की संभावनाएं पहले से थी। ऐसा तो है नहीं कि मानव जीवन पे आज से प्रारंभ हुआ। भारत में तो हजारों वर्षों से व्यवस्था चल रही। पहले का देसी मॉडल क्या था? आप में से ज्यादातर लड़के ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए। याद करिए, गांव में पहले हर गांव में अपना एक तालाब होता था, लेकिन गांव का तालाब ये गांव के लिक्विड वेस्ट का डंपिंग का सेंटर नहीं होता था। उसको गांव के लोग साफ सुथरा करके रखते थे। पानी भी वहां जो जाता था, बरसाती पानी भी जो जाता था, वो छन करके वहां जाता था और लोग उसका उपयोग करते थे। आज हमने क्या कर दिया? गांव में देखिए तमाम प्रकार की चर्म रोग से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जल जनित बीमारियां हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। इसका कारण क्या है? क्योंकि गांव में ही उन्होंने बीमारी का एक नया अड्डा बना दिया है, गांव के तालाब। हम इसका एक मॉडल दे सकते हैं। गांव से दूर गांव के ड्रेनेज को हम बाहर ले जा सकते हैं और फिर उसमें एक मॉडल दे सकते हैं कि पानी जो गांव का आ रहा है, इसकी नियमित सफाई गांव पंचायत करे। और पंचायत करने के उसको एक छोटा सा मॉडल दिया जा सकता है। गांव में छोटे छोटे मॉडल खड़े हो सकते हैं, जिसको एक समाज सेवी, पंजाब के एक समाज सेवी सीचेवाल ने वहां पे लागू किया। क्या उस प्रकार का कोई मॉडल आप दे सकते हैं? एकेटीयू को, युवक मंगल दल को इस मॉडल को देखना चाहिए। हर ग्राम पंचायत में इसको लागू करना चाहिए कि नहीं, गांव का ड्रेनेज ये, और उस जल का उपयोग आप सिंचाई के लिए करिए। कहीं फिर उस जल को एकत्र करिए, उसको सिंचाई के लिए उसका उपयोग करिए। सिंचाई के लिए, सब्जी के लिए, खेती बाड़ी के लिए, बागवानी के लिए। दूसरा है सॉलिड वेस्ट का। याद करिए, हर गांव में खाद का गड्ढा होता था। खाद का गड्ढा काहे के लिए था? गांव के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक अच्छा उदाहरण था। और ठीक है, गांव के लोगों ने खाद का गड्ढा, तब लोग खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी के कार्य के साथ यूरिया और ये जितने भी अन्य केमिकल और फर्टिलाइजर थे, इसका उपयोग नहीं करते थे। लेकिन तब सॉलिड वेस्ट के लिए लोग इसका उपयोग करते थे। गांव के अंदर जितना कचरा हुआ, गांव का गलियों में गोबर पड़ा है, सबको निकाल के गांव के गड्ढे में डाल दिया। साल में वहां जो कंपोस्ट हुई, इस कंपोस्ट को फिर गांव के लोग ले जाते थे, अगली बार के लिए गड्ढा तैयार हो जाता था। और गांव के खाद के गड्ढे की नौयत भी नहीं बदलती थी, कोई इस पर कब्जा भी नहीं कर सकता था। ये भी व्यवस्था थी। क्या सॉलिड वेस्ट की एक नई व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी कोई देसी मॉडल दे सकते हैं, जो एक बार खर्च हो लेकिन एक सस्टेनेबिलिटी उसमें हो, एक लंबे समय तक लोग उसका उपयोग कर सके, उसको एक मॉडल के रूप में एडॉप्ट कर सके। और मुझे लगता है कि ये हमारे तकनीकी संस्थानों के साथ साथ अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए संस्थानों के बच्चों को भी, वहां के छात्र छात्राओं को भी, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। स्वच्छता के अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। स्वच्छता हमारे जीवन में रहेगी तो बीमारी से मुक्त रहेंगे। स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क भी होगा। याद रखना, भारतीय ऋषि ने इसी बात को कहा था, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। जितने भी धर्म के साधन हैं, ये स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। अस्वस्थ शरीर इनको नहीं कर सकता है और हमें इसे प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए। आज यहां पर जिन छात्र छात्राओं को स्वामी विवेकानंद स्कीम के अंतर्गत एक टैबलेट उपलब्ध हुए हैं, एकेटीयू के एमबीए विभाग से जुड़े हुए सेकेंड ईयर के छात्रों को प्राप्त हुए हैं, हमने स्कीम निकाली है। 2 करोड़ युवाओं को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं और बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। शासन की स्कीम उसमें जरूर देखिए। हमने केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को उसके साथ जोड़ा है, आप उसको जरूर देखना। आपका बड़ा उससे पता लगेगा क्या 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 चीजें शासन के द्वारा संचालित हो रही, सरकार की पॉलिसीज के बारे में जानकारी मिलेगी, शासन की बहुत सारी योजनाओं की जानकारी उसके माध्यम से मिलेगी। दूसरा, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के लिए क्या कार्यक्रम चल रहे हैं,
उससे जुड़े हुए कुछ अवार्ड यहाँ पे उपलब्ध करवाए गए। स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि का भी यहाँ पे दिया गया। हमारा औद्योगिक विकास विभाग इस दिशा में योगदान दे रहा है, इस पे कार्य कर रहा है और माई भारत पोर्टल को स्वच्छता अभियान के साथ साथ जोड़ने के साथ ही मंगल दल के युवाओं को इसमें सहभागिता और उनके इवेंट लॉन्चिंग के कार्यक्रम को भी आज यहाँ संपन्न किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी कार्यक्रमों में आप सभी इसके साथ जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। आज जब यहां पर हम सभी लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में यहां पर उपस्थित हुए, एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर एक बार फिर से मैं स्वामी विवेकानंद जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को, पावन स्मृतियों को नमन करता हूं। आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हृदय से बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं। आप सबको मकर संक्रांति और आगामी जो पर्व और त्योहार हैं, इन सब की भी बधाई देते हुए आप सब एक सकारात्मक भाव के साथ नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।